ठीक है, तो ये 2024 का प्रीलिम्स का पेपर था। ऑफिशियली इसको डाउनलोड किया, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। सेट 1 है, सेट ए, सॉरी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिशियल की तो हमारे पास है नहीं, तो जो कोचिंग वगैरह की है उसी से मैच करेंगे जहाँ डाउट होगा। वैसे पेपर ठीक था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और स्टेटमेंट 2 है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं कि जो इनकमिंग रेडिएशन है वो मतलब कहाँ है? हम्म, वो इन कंपैरिजन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम मतलब हीट करता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आता है, वो सरफेस को हीट करता है और वो चला जाता है। ठीक है, ट्रैप नहीं होता। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब ये वार्म अप हो जाती है तो यहाँ ये रेडिएट करता है हीट, और ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसको ट्रैप कर लेती हैं, और फिर वो उस सस्टेन रहती हैं इस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जो रेडिएशन सस्टेन रहेंगी वो क्या कहते हैं, हीट बढ़ाएंगे, उस जगह को ज़्यादा गर्म करेंगे, जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इनकमिंग रेडिएशन है वो हीट करता है, पर उतना नहीं करता जितना ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करते हैं। अर्थ हमारा वार्म रहता है हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, ना कि सिर्फ सोलर रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लो कि जो गेस करते हैं हम, या जिसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे, तो पहला इनकरेक्ट इसमें है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, हाँ ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट जितना वार्म होता है, जितना गर्म होगा, ठीक है, हीट होगा, वो उतना शॉर्ट वेवलेंथ का रेडिएशन भेजता है। जैसे सूरज, सबसे जो शॉर्ट वेवलेंथ हमें मिलती है वो सूरज की रोशनी से मिलती है। ठीक है, तो वो किसी जब ऑब्जेक्ट को टच करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो है, और ये हीट अप हुआ, जब ये हीट अप होगा तो ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन भेजेगा। ठीक है, जैसे कार में आप देखते हो कि कार जब गर्म हो जाती है, हम कार के अंदर घुसते हैं और एकदम से गर्म हमें महसूस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शीशे होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ को आने देते हैं, पर लॉन्ग वेवलेंथ को नहीं आने जाने देते हैं। ठीक है, मतलब एक मान लो शीशा है, तो शॉर्ट वेवलेंथ वाला इससे ट्रेवल कर लेगा, पर लॉन्ग वेवलेंथ वाला नहीं ट्रेवल कर पाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, उसको ट्रैप कर लेंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी यही इफेक्ट करती हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ को आने देती हैं, और जब मतलब धरती गर्म हो गई, ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ती है। ठीक है, तो लॉन्ग वेवलेंथ बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हमारी धरती गर्म होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला वाला गलत था। Next. फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो इसमें से कौन सा? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और दो ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, धरती का अगर मतलब देखो, इक्वेटर है, ठीक है, तो सूरज जो है बाय डिफॉल्ट मतलब सूरज की जो रेडिएशन है वो इक्वेटर पे पड़ेंगी पड़ेंगी, चाहे वो ऊपर मूव करे चाहे नीचे मूव करे। ठीक है, इक्वेटर पे हमें ठीक ठाक रेडिएशन मिलता है ऑल ओवर द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो जो ये पैच है इक्वेटर वाला, ये गर्म होगा। तो जब कोई चीज़ गर्म होती है, हमने देखा था, हाँ, तो उस कन्वेक्शन करंट होते हैं ना, वो ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर पर वो जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी, और वो जो ट्रोपोस्फेयर है उसको उसकी लिमिट डिसाइड करती हैं। ठीक है, जहां तक वो हवा जा रही है वहां तक हम ट्रोपोस्फेयर मान लेते हैं, वहां तक ट्रोपोस्फेयर एक्टिविटीज होती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, बारिश वारिश, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है आपके। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, इसलिए हम कहते हैं ना, प्लेन जो है, जो एरोप्लेन वगैरह है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होता है, वहाँ ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ए ऑप्शन सही था। हम्म, फिर क्वेश्चन थर्ड, pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compound, how many of the above are product of volcanic eruption? ठीक है, नॉर्मली ये सारी चीज़ें ही होती हैं। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसमें ये सारी चीज़ें ही निकलती हैं। इसके अलावा जैसे वेपर्स भी निकलते हैं, वेपर्स इसमें नहीं है, ठीक है, वेपर्स भी निकलते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सर इसमें
हाँ। इसमें सर ये एनसीईआरटी वाले में इसको मुझे भी याद है कि मैं पढ़ रहा था तो SACHIN से याद किया था। उसमें आई का अच्छा, कुछ भी नहीं है। S फॉर सल्फर था, A फॉर आर्गन था, C फॉर क्या SAH? कार्बन। सचिन सचिन। अच्छा, सचिन, ठीक है। आई का आई कुछ का नहीं है इसमें। आई का कुछ नहीं है। S फॉर सल्फर, A फॉर आर्गन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन समथिंग और N फॉर नाइट्रोजन। हम्म। और हम्म। बाकी ये तो सब जो चीजें होती हैं और साइड होकर निकलती हैं। हाँ, नॉर्मली ये सारी गैसेस हम उसमें देखते हैं। इनके अलावा वेपर्स भी निकलता है, ठीक है। वेपर्स इसमें नहीं मेंशन है, वेपर्स वेपर्स भी अच्छे मात्रा में निकलते हैं। और कहते हैं कि वेपर्स भी जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं और वो भी गर्मी बढ़ाती हैं, ठीक है। ऐश और डस्ट को मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो सनरेज को ब्लॉक कर देती है ना, इसलिए। मतलब वो ऑब्जर्व नहीं करती, वो ब्लॉक कर देती हैं। इसलिए जब कुछ दिन सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो हमारे यहाँ कम गर्मी होगी, वैसा वो लॉजिक है उसमें। तो इसीलिए ही वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो ब्लैक वाले क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर वाली जो हम्म। शॉर्ट वेव होती है रेडिएशन उसको ब्लॉक कर हम्म। देती है और नीचे इसलिए कूलिंग इफेक्ट करती है वो ना। नहीं, वो अलग चीज़ है। क्लाउड्स तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं। जो ऐश और डस्ट है वो काफ़ी काफ़ी देर तक सस्टेन करती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्लाउड्स तो जो फॉर्मेशन होता है बारिश ही खत्म हो गया। लेकिन जो ऐश और डस्ट है वो काफ़ी मतलब, जो आपने पढ़ा होगा, याद होगा, वो इंडोनेशिया में जो एक बार वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसके बाद ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट देखा गया था कई साल तक, ठीक है। क्योंकि वो बहुत दिन तक, बहुत सालों तक सस्टेन करती हैं एटमॉस्फेयर में। Which of the following is are correct in inference या inferences from isothermal map in month of January, ठीक है। The isothermal deviates to north over the ocean and to south over the continent. ये कह रहा है जनवरी के पर्सपेक्ट में, the presence of cold ocean current, Gulf of Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder, and the isotherms bend towards the north, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वैसे। इसमें पहला ही वाला सही है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये वहाँ नॉर्थ अटलांटिक कोल्ड नहीं, वार्म करता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना कि खासकर जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पोर्शन है, ये कहते हैं ना कि जो ये खासकर वेस्टर्न यूरोप है, ये उन्हीं की वजह से थोड़ा सा वार्म रहता है। अदरवाइज वहाँ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ठंडी बढ़ जाएगी। बाकी तो सही है। आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन, क्योंकि हमने क्या देखा था, नॉर्थ ओवर ओशन एंड साउथ ओवर द कंटिनेंट, जो तो इसीलिए सर मतलब। शायद वो जो हम्म। कनाडा का वो सर नॉर्थ वाला रीजन है वहां पे लोग नहीं रहते हैं और उसी के सेम लैटिट्यूड में वहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, ब्रिटेन ब्रिटेन हो गया, हम्म। वहां पे रह लेते हैं क्योंकि लोग। ये करंट, ये वार्म वार्म करंट करते मानी हैं। जाती है ना वो, हाँ, वार्म करंट मानी जाती है, वो वो लैब। उधर ड्रिफ्ट करती हैं, हाँ। हम्म। अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक ओशन जाती हैं वो, ठीक है। तो वो उधर, इधर का गर्म पानी उधर ले जाती हैं, तो उधर गर्मी थोड़ी सी रहती है, मतलब एकदम चिलिंग विंटर टाइप का नहीं होता, ठीक है। और ये आइसोथर्म की बात है, तो आइसोथर्म हमने जो पढ़ा है कि वो किस तरह से शिफ्ट होती हैं। जब ठंड पड़ेगी तो वो साउथ में जाती हैं, और जब गर्मी पड़ेगी तो नॉर्थ में जाएंगी। तो जनवरी का टाइम है, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, ठीक है। ओशन ओशन और उसके टेरेस्ट्रियल के बारे में जानते हैं, जमीन जो है वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ओशन। उसको टाइम लगता है ठंडे या गर्म होने में, ठीक है। Which of the following countries are well known as two largest cocoa producer in the world, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट अफेयर से मान लो या ज्योग्राफी से मान लो, जिससे मान लो। कौन है भाई, बताओ। सर कोट डियावरी एंड घाना। अब मुझे मैं यही बोलने वाला था। कोट मुझे पता दियारी नहीं नहीं था। था सर इसमें। With the reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which of the following sequence is correct? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गोमती। गंडक, कोसी। गोमती घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, गोमती। देखो गोमती तो पहले आएगा, सबको पता है। गोमती घाघरा गंडक। बाद पहले गोमती आएगा फिर घाघरा आएगा फिर गंडा आएगा फिर कोसी बाद में आएगा ना बिहार साइड। हाँ, बी, ठीक है।
इसमें एक जैसे ये गंडक है, इसके आगे एक बूढ़ी गंडक भी होती है, वो कोसी के आगे पड़ती है। ठीक? फिर उसके आगे मेरा इस महानंदा चक्कर में पड़ती है। क्वेश्चन कंफ्यूजन में था कि गंडक या कोसी होगा या कोसी या गंडक होगा, बूढ़ी गंडक के चक्कर में ये फंस गया था। और फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 7th वाला। रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सही है। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, अच्छा थर्ड भी है, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ऐसे करके है मतलब। बी सही है, स्टेटमेंट टू मतलब सही है। बी का नहीं पता सर, बी मगर बी कह रहे स्टेटमेंट हो? वन सही है। नहीं नहीं सर, बी अच्छा। नहीं, स्टेटमेंट टू सही है मतलब। और रेन वाटर देखो, कंटेन्स रेन एटमॉस्फेरिक वाटर में ऑक्सीजन। रेन वाटर में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। और रेन वाटर जो है वेदरिंग का कारण भी होता है, ठीक है। वेदरिंग से ही रॉक ब्रेक होता है और वो ब्रेक होते 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 फिर मिट्टी बनती है, वैसे ना सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री है वो करेक्ट है। और वो इसमें से नहीं, इसमें से केवल एक ही एक्सप्लेन कर रहा है। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये बना देगा आपका कार्बोनिक एसिड, इसकी वजह से सर रॉक की वेदरिंग होगी नहीं, मेरे ख्याल से। स्टेटमेंट टू तो वन को वो करेगा, रीजनिंग दे रहा है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, मतलब जहां तक मुझे पता है कि दोनों सही है। इसमें आंसर क्या है? हाँ ठीक है, ए है, आंसर ए है इसमें, ठीक है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इनके अलावा एक और गैस होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। इनके अलावा नाइट्रोजन भी होती हैं रेन वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और रेन वाटर हम जानते हैं वेदरिंग का कारण भी होती है। वेदरिंग से ही वो जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होते होते सॉइल बनते हैं, सॉइल फॉर्मेशन हमने पढ़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें से दो हैं, ठीक है। तो रशिया नहीं है। हम्म। नॉर्थ सी सर आर्टिक सी के नीचे पड़ता है, नॉर्थ सी एकदम नॉर्थ में नहीं, इतना पता है। इसका जर्मनी, जर्मनी में पड़ता है देखो, सर। जर्मनी टच तो करता है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी है। नॉर्वे तो होगा ही। हाँ। रशिया नहीं है, फिनलैंड भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से दो हैं। अगर नॉर्थ सी की कंट्रीज देखो कौन कौन सी हैं। यूके है, ठीक है। नॉर्वे। फ्रांस होगी। हाँ। फ्रांस भी है। जर्मनी भी है। हम्म, डेनमार्क। इसका मैंने कुछ बनाया था, मुझे वो नहीं याद आ रहा है निमोनिक, उसको भी याद करने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नीदरलैंड और बेल्जियम भी है, ठीक है। कोई किसी को निमोनिक याद हो तो बता दो। ठीक है। यूके, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम। तो रशिया नहीं है, फिनलैंड भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, वाटरफॉल रीजन रिवर वो दिया है, करेक्ट है जो भी। धुआंधार, मालवा, नर्मदा, हुंड्रू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, गरसोप्पा, वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावती। तो इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है? पहला, पहला सही है सर, मालवा रीजन, नर्मदा, धुआंधार। पहला तो सही है। इसमें नहीं, मालवा में नहीं पड़ता शायद धुआंधार। माल नहीं नहीं, पहला गलत है भाई। अच्छा। इसका बताना मुझे, धुआंधार का कंफ्यूजन। हुंदरू सही है, हुंदरू मुझे याद है, ये झारखंड पड़ता है। हुंदरू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा ना, हुंदरू फॉल्स। ये नेत्रावती, ये तो उसकी ट्रिब्यूटरी होगी ना, रिवर क्या कहते हैं। ये ये भी गलत है। ये उस पे है, वेस्टर्न घाट पे नहीं है। नहीं, ये शावती, अरे
क्या नाम था उसका, जोग जोग कोई ये कहते हैं, गरसोपा। ठीक है, शरावती। जोग फॉल्स जो है। अच्छा हाँ, हाँ वो शरावती को श्रावती, बोलते हैं। नेत्रावती नहीं है, ये श्रावती है। ठीक है। और ये धुआंधार का देखना। धुआंधार एमपी में है ना, तो मालवा हाँ रीजन में। एमपी में है, मालवा में नहीं है, लेकिन ये मालवा गलत है। मालवा तो आपका एकदम इधर आ जाता है ना, राजस्थान के पास, वो पहले ही पड़ जाता है। अब जो भी रीजन है, रीजन गलत होगा, बाकी तो मुझे सर सही लगा। मालवा रीजन है सर। द मालवा रीजन धुआंधार धुआंधार। waterfalls is located in Narmada River in the state of MP and it is within the Malwa region. तो इसमें कंफ्यूजन होगा। मालवा जबलपुर, जबलपुर में पड़ता है, हाँ याद है, ये जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, वो मालवा में आता है कि नहीं वो देखना, जबलपुर। ठीक है, इसमें या तो वन होगा या टू होगा। अगर ये सही है तो मालवा को कंसीडर करते हैं, मालवा तो टू सही हो जाएगा, अदरवाइज वन। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑफिशियल के हमारे पास है नहीं, तो उस बेसिस पर नहीं पता, वन या टू दोनों हो सकते हैं। अगर ये मालवा को कंसीडर करते हैं, मतलब जबलपुर को मालवा में कंसीडर करते हैं, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। Yes sir, और अगर मालवा Jabalpur नहीं district is located in Maha coastal region of MP. तो फिर यही है, ओनली वन। ठीक है, पर है ये, मतलब बाकी चीजें सही है। धुआंधार जो है नर्मदा पे ही है, एमपी में है। ठीक है, ये रीजन में ही कंफ्यूजन है इसके। ठीक है, रीजन में कंफ्यूजन है, बाकी चीजें सही है उसका। ये गैरसोपा या गैरसोपा जो है वो जोग फॉल्स है, ये जोग फॉल्स। ठीक है, जोग श्रावती पर है, श्रावती पर है, नेत्रावती पर नहीं है। और ये हुंद्रू, ये छोटा नागपुर सुबर्ण रेखा पर है। ये हुंद्रू शायद झारखंड में है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। फिर क्वेश्चन 10, सेंट्रल एशिया। अच्छा, ये भी रीजन, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज और टाइप ऑफ माउंटेन। बढ़िया क्वेश्चन है। सेंट्रल एशिया, वोक्सगेस, फोल्ड माउंटेन, यूरोप, एल्प्स, ब्लॉक माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका, एल्पेशियंस, फोल्ड माउंटेन्स। साउथ अमेरिका, एंडीज, फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब तीनों मिला के बताना है, ये तीनों देखना है। सर एंडीज तो ये है ना, फोल्ड माउंटेन ही है। हाँ एंडीज, एल्प्स, देखो ये एल्प्स भी फोल्ड माउंटेन होगा, तो ये गलत हो गया। एंडीज है। और ये फोल्ड माउंटेन नहीं था, एप्लेशियन, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वहाँ पे कोई वो नहीं है। मतलब फोल्ड माउंटेन एप्लीशियन कब जो है बनता ना है? शायद वॉल्केनिक माउंटेन है। हाँ टेक्टोनिक क्योंकि, एक्टिविटी चाहिए होती है सर ना। हाँ वहाँ हाँ। टेक्टोनिक चाहिए, और एप्लेशियन जहाँ पर है वहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है कोई वैसी। ठीक है, तो ये भी फोल्ड माउंटेन नहीं होगा ये। ठीक है, और वोसगिस, सेंट्रल एशिया वोसगिस। Okay. वोसगिस का ब्लॉक है शायद, ये गलत है। एप्लेशियन का चेक करना एक बार, एप्लेशियन फोल्ड है कि फिर तो दो गलत हो गए। एप्लेशियन का वॉसगेस चेक, तो ब्लॉक। ये गलत दिया देखो, वर्स्टिस ये वाला। वर्स्टिस जो ये ब्लॉक माउंटेन है। हाँ, तो ये दोनों गलत है, तो देखना ये चेक करो, एप्लेशियन फिर से फोल्ड है कि वो नहीं है। सर एपेलेशियन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अच्छा 2000 ठीक मिल। है, तो इसमें से मतलब ओनली टू सही है। नॉर्थ अमेरिका, एप्लेशियन, फोल्ड माउंटेन या ओल्ड फोल्ड माउंटेन जैसे कह रहे हो। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और साउथ अमेरिका, एंडीज, फोल्ड माउंटेन, ये दोनों सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। इसका ये ब्लॉक माउंटेन नहीं होगा, ये भी फोल्ड माउंटेन है। और ये फोल्ड माउंटेन लिखा है, ये ब्लॉक माउंटेन होगा ना। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है और ये फोल्ड माउंटेन है, मतलब एक्सचेंज कर दिया इन्होंने एक तरह से। ठीक है, तो इसमें से केवल दो सही है, ये भी बढ़िया है। दोनी पोलो एयरपोर्ट, दोनी पोलो शायद अरुणाचल प्रदेश में ना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एपी में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब होता है कि जहाँ जीरो से शुरू हुआ हो। ठीक है, कुशीनगर से मुझे लग रहा है होगा सर, अभी नया नया बना होगा।
नहीं हाँ कह सकते हो। ये भी दोनी पोलो भी नया ही है, मतलब वहां पे नहीं था ना इसलिए। अब नया बना होगा तो विजयवाड़ा सर मेरे ख्याल ये ग्रीनफील्ड होगा। हाँ विजयवाड़ा जो है भी पहले से मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करता था, इसको डेवलप किया गया है। ग्रीन फील्ड मतलब होता है एकदम जीरो से जहाँ अभी नया नया शुरू हुआ काम, जैसे हमारे कुशीनगर में था, या अभी वो जो बन रहा है नोएडा वाला, ठीक है, उसे ग्रीन फील्ड माने जाते हैं। दोनी पोलो भी ग्रीन फील्ड है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें से पहला दोनों सही है। फिर क्या है, रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज अ गैस, it is a gas the amount of which decreases with altitude, its percentage is maximum at poles। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो पोल्स पर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है ना, पोल्स पर नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, यू नो द रीजन जस्ट। इवेपोरेशन। हाँ वहां पे कोई एवापोरेशन एक्टिविटी नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती इसलिए, ठीक है। स्नोफॉल भी नहीं होता वहां पे, बेसिकली देखा जाए वो स्नो बनता है लेकिन वो वहां के टेम्परेचर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से नहीं है, ठीक है। और जब कहते हैं ना कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, तो जब नाइट होती है वहां पे, तब वहाँ मतलब वो फॉर्मेशन होता है आइस का, ठीक है, वो स्नोफॉल की वजह से नहीं है बेसिकली। और गैस अमाउंट विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनका अमाउंट घटता जाता है। इसलिए तो कहते हैं जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि वाटर वेपर इज बेसिकली वॉट H2O, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वैसे भी हो जाएगी, जब ऑक्सीजन कमी वैसे ही होती है, ठीक है। तो इसमें से स्टेटमेंट 1 ही सही है। और ये इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे हम, इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है, तो ये डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा वाटर वेपर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर इज लो, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 सेंटीमीटर to 250 सेंटीमीटर। ये किस टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहा है, किस टाइप की। सर ये इक्वेटोरियल कर देखो रहा है क्या? देखो एनुअल नहीं नहीं इक्वेटोरियल नहीं, इक्वेटोरियल नहीं है। नहीं होगा। बताएं क्यों, क्योंकि एनुअल एंड इक्वेटोरियल में लिखा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन। देखो नहीं इतना वहाँ कम हाई हो रेनफॉल जाती नहीं है है, सर। नहीं होती। नहीं एक सर, मिनट वहाँ यार, हाई हो जाती है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर शायद रात को वहाँ प्लीजेंट वेदर हो जाता है क्या? क्योंकि क्लाउड फॉर्म हो जाता है, कुछ तो तो ऐसा हुआ। इसमें इक्वेटोरियल नहीं है। चाइना टाइप में दिक्कत है कि चाइना टाइप जो है ना वो ईस्ट कोस्ट पे होता है, और ये मरीन वेस्ट कोस्ट, ये इसमें और चाइना टाइप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जो मरीन वेस्ट कोस्ट है तो ये तुम्हारे यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप सॉरी, वेस्टर्न यूरोप पार्ट है, वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप पार्ट में। और ये चाइना टाइप हमारे एशिया में नॉर्मली देखने को मिलता है, या कहीं और भी होगा। चाइना चाइना टाइप मतलब वही समझ लो कि वो ईस्ट कोस्ट पर है, ठीक है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हिमट सब ट्रॉपिकल हो नहीं सकता, ठीक है। तो इन्हीं में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें एक कीवर्ड होता है, जो चाइना टाइप है उसमें टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होगा। जो पुरानी वाली 12th की एनसीईआरटी है उसमें उसको एक बार देख लेना, उसमें इस मतलब बहुत बढ़िया समझाया गया है ये सारे जो क्लाइमेट टाइप हैं, उसमें ही मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है और ये चाइना टाइप भी दोनों दिए हुए हैं, और अच्छे से समझाया कि उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। दोनों ही कोस्टल एरियाज में होते हैं बेसिकली, और दोनों में लगभग सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये है कि जो चाइना टाइप वाला है उसमें वेरिएशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बारिश साल भर वहाँ भी होगी। With reference to Coriolis force, which of the following statement is are correct? It increases with increase in wind velocity. It is maximum at poles and is absent at equator. ठीक है, बताओ भाई, कोरियस फोर्स सबने पढ़ा है, ठीक है। इन नॉर्थ इट बेंड ऑब्जेक्ट इन राइट डायरेक्शन, और इन साउथ इट बेंड ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन। और जब स्पीड बढ़ेगी
मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही है? जब स्पीड बढ़ेगी ना तो कोरिलेस फोर्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर कोरिलेस फोर्स वर्क नहीं करता, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी कोरिलेस फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इस कह रहा है इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर, ये भी बात सही है। क्यों? हमने इक्वेटर पर देखा ना, इक्वेटर पर नहीं लगता, मतलब कोरिलेस फोर्स इफेक्ट नहीं होता। सर उसका फॉर्मूला या साइन थीटा होता है, साइन 0 हो भाई जाएगा, अब साइन 90 हो जाता है। ठीक है, वो सही है। मैथमेटिक्स नहीं आती लोग। सर आपकी वॉइस बहुत इको कर रही है। हाँ, इसके माइक की वजह से, प्लूटो की। तो ये बोथ 1 एंड सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन। फिर सर अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। On June 21 every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hour? ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल, कौन सा? जून, गर्मी, कैंसर होगा सर। अच्छा, कैंसर के ऊपर एक और इक्वेटर चीज तो होता हमेशा है, ही होता है, और आर्कटिक इक्वेटर सर्किल। भी होगा। इक्वेटर नहीं होगा, इक्वेटर नहीं होगा, उसकी वजह है, इक्वेटर नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन में भी दो ही है, देखो ट्रॉपिक कैंसर ऑफ और कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ सर बी कैप्रिकॉर्न। ही मारूंगा मैं। देखो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये तुम्हारा आर्कटिक सर्किल, तो यहाँ जो भी होगा उसी का पैरेलल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल कह लो, ठीक है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे जब ये बात कर रहा है समर सॉलिस्टिस की, ठीक है, जब आपका सन जो है वो मतलब क्योंकि अर्थ थोड़ी टिल्ट है, और ये इसकी जो रेस हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पर, ना कि इक्वेटर पर। देख लो, इक्वेटर पर कब पड़ती हैं, इक्वेटर पर कब पड़ती हैं, मार्च 21, नहीं मार्च 22, और सितंबर इक्विनॉक्स टाइम। 22, 23। हाँ 23, ठीक है। ये होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ये होता है ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। ठीक है, इस टाइम इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, इसलिए आपका दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब धरती पर उस दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स पे ही, सिर्फ इक्विनॉक्स के दिन, बाकी पे नहीं, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस पे जो सनरेज है वो वर्टिकली कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं तो इसके आगे के जहां भी दिन होगा, पोल पे भी मान लो, पोल तक, ठीक है, यहाँ तक दिन 12 घंटे से ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो होगा ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे याद होगा जब रशिया में वो था, रशिया में फीफा था, याद है? तो जो लोग रशिया में फीफा देखने गए थे उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों? क्योंकि वहां रात नहीं होती थी, 3-3 बजे तक शाम जैसा मौसम रहेगा, रात में 3-4 बजे तक, ठीक है। तो बाहर सनलाइट है बढ़िया, कैसे सोओगे? तो उनको वो हैवी कर्टेन लगा के फिर उनको फीलिंग लेना पड़ता था कि रात है भाई। तो इसी से मुझे याद था कि ये आर्कटिक सर्किल के आसपास, या मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब हाँ ये मतलब तुम्हारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद से तुम्हारे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, याद होगा वैसे भी। अभी धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो जाती है, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, 12 घंटे से ज्यादा दिन होने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसका 2 और 4 था। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following determines the region? Amazon basin, Congo basin, किकोरी बेसिन, रियो डी ला प्लाटा बेसिन, ठीक है। इसमें से किसकी बात कर रहा है? रियो डी ला प्लाटा ना, ए। कॉन्गो बेसिन, नहीं याद होगा। एक पिछले साल ही एक वो हुआ था मतलब इसी को लेके कन्वेंशन हुआ था, इसलिए मुझे याद था कॉन्गो बेसिन, जो दुनिया के बड़े बड़े ऐसे मतलब
जिनको कहा जाता है कि वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अमेजन बेसिन भी था उसमें, कांगो बेसिन और एक और कोई था, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। 3 को बचाने की बात थी, वो कन्वेंशन हुआ था लास्ट ईयर, मतलब 24 में या 23 में, ठीक है। तो उसमें कांगो बेसिन के बारे में ये डिफिनेशन दी गई थी कि वहाँ बहुत सारा जैसे पीट लैंड टाइप का है, और अच्छा वेटलैंड कह सकते हो बहुत बड़ा, जो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो नुकसान करेगा पूरे इन्वायरमेंट को, मतलब वहाँ के या अर्थ के इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये उसी की बात थी कांगो बेसिन की। मुझे याद नहीं आ रहा, वो कन्वेंशन देखना, ठीक है, मिल जाएगा। कन्वेंशन हुआ था, वो इसी को लेके ही था, पीटलैंड को बचाने के लिए, with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance PFAS that are used in making many consumer products. Consider the following statement: PFAS are found to be widespread in drinking water, food, and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, और इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पर फ्लोरो अल्काइल और पॉलीफ्लोरो अल्काइल की बात कर रहे हैं, तो पॉली से आप पॉलीथीन टाइप की चीजें समझ सकते हो, ठीक है। उस तो इससे गेस जाता है कि भाई इसका इस्तेमाल फूड पैकेजिंग वगैरह में करते होंगे या कॉस्मेटिक में करते होंगे, और जो भी प्लास्टिक वाली चीजें होती हैं ऐसी कॉस्मेटिक वाली, वो बायोकम्युलेशन काम करती हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रही होंगी हमारे शरीर में या एनिमल्स में, कहीं भी, ठीक है, जो भी उनको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो एनिमल के ह्यूमन में भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं है। और इजीली डिग्रेड नहीं होती हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें ही डिग्रेड होती हैं, प्लास्टिक वैसे भी इजीली डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक से बनी चीजें भी इजीली डिग्रेड नहीं होंगी। कंसीडर द फॉलोइंग: carabid beetles, centipedes, flies, termite, wasps. Parasitoid species are found in how many of the above kind of organism? पैरासिटोइड, भाई ये क्या चीज होता है, ये हमको पता ही नहीं है, पैरासिटोइड। ठीक है, इसमें कह रहा ओनली 3। कौन कौन से हैं? पैरासिटोइड का मतलब कह रहा है कि ये एक तरह के पैरासाइट होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये पैरासाइट होते हैं, और ये किसी होस्ट पर जिंदा रह के बड़े होते हैं, मतलब पलते बढ़ते हैं, और बाद में अपने होस्ट को ही मार के खा जाते हैं, ठीक है। ये जो भी हैं ये पैरासिटोइड्स। वैस्प पैरासिटोइड है, ठीक है। फ्लाइज भी पैरासिटोइड कह रहा है, और बीटल्स भी पैरासिटोइड है, तो हाँ ओनली 3, ठीक है, पैरासिटोइड्स। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट: ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ above बिलोंग टू पी फैमिली? तीनों ही हैं, ठीक है, ये तीनों ही पी फैमिलीज हैं, सोयाबीन, हॉर्स ग्राम और ग्राउंडनट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है। The Indian flying fox is placed under vermin category in Wildlife Protection Act 1972. Statement 2 है: The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. फ्लाइंग फॉक्स को, भाई फ्लाइंग, अच्छा, फ्लाइंग फॉक्स, इसको वर्मिन कैटेगरी में करेक्ट बताना है, बता रहा है वर्मिन कैटेगरी में, तो पता नहीं यार। अच्छा, हाँ, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फॉक्स नहीं है बेसिकली, ये वो है, याद है, बैट, चमगादड़ नहीं है, ठीक है, तो सही है। पहला सही है, दूसरा ये दूसरा गलत है, ये शायद उस पे फ्रूट्स फ्रूट्स खाते हैं ना वो केस जो साउथ में था, केरला में हुआ था, उसी से रिलेटेड है ये। फ्रूट ईटिंग फ्लाई फॉक्स, ठीक है, ये फ्रूट खाते हैं, ब्लड नहीं है, तो इसमें पहला सही है। The organism Cicada
फ्रॉग होपर एंड पॉन्ड स्केटर आर क्या है? बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल। अरे भाई गैस क्यों नहीं कर रहे हो? कोई आवाज नहीं जा रही है? सर आ इंसेक्ट रही है। है सर। अरे तो कुछ गैस करो। ठीक। सिकार्डा, ग्रासहोपर, पॉन्ड स्कैटर, ये इंसेक्ट हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. स्टेटमेंट 2 है many chewing gums contain plastic as gum base. ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, नहीं कौन सा इनकरेक्ट है? सर, बी पहला तो सही है सर, बी गलत है सर, मगर क्योंकि सर वो प्लास्टिक का नहीं कुछ और सर, वो सिका कोल है सर, एडवांस हो कुछ तो नाम था सर शायद। हाँ वो तुम सही हो। सेब दोनों ही वेब में चीजें हैं। क्वेश्चन कुछ था। दोनों ही चीजें सही हैं, लेकिन अब जो च्युइंगम बनते हैं उनका प्लास्टिक बेस भी हो सकता है। ठीक है। मतलब अब क्योंकि सिंथेटिक, वैसे सिंथेटिक भी बन गया जिनको च्यू कर सकते हो। ठीक है। और क्योंकि च्युइंगम आप सॉलो नहीं करते हो, उसको थूकना ही होता है, तो वो वैसे हो सकते हैं। तो वो एक एक नेचुरल, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक वाला भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो सिंथेटिक में क्या आएगा? प्लास्टिक ही आएगा। और इसीलिए वो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड कर रहे हैं। अगर वो नेचुरल है तो वो इन्वायरमेंट क्यों डिग्रेड करेगा? कैसे करेगा मतलब? ठीक है। और अगर वो सिंथेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है वो कर सकता है या करेगा। हम्म। तो स्टेटमेंट, अगर अगर इसको सही मान ले रहे हो, इसको सही मान ले रहे हो, ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट फिर अपने आप हाँ देख वही लो, अगर सर। तो दूसरा वाला सही होगा ही होगा। ठीक है ना? अगर कोई चीज नेचुरली है तो वो नहीं डिग्रेड करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। वो इन्वायरमेंट को कैसे डिग्रेड करेगी या पॉल्यूट करेगी? और अगर वो नेचुरल नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, और मोस्टली करती ही है। ठीक है। तो वो अपने रीजन से भी उसको मान लोगे। हाँ सर। फिर 23, कंट्री और एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट. ब्राजील, इंद्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। ये बोनोबो तो इस, सर कुछ अफ्रीकन नाम लग रहा है। इसमें तो मुझे एक भी नहीं, ये एनिमल क्या है मुझे पता भी नहीं है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। भाई नाम ही नहीं पता है, हम क्या इसमें गेस करेंगे? ठीक है। इंद्री, इंद्री कह रहा है ये मेडागास्कर में मिलता है। ठीक है। मेडागास्कर। और इल्क कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका। और बोनोबो, बोनोबो कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन. ये अच्छा क्वेश्चन है. इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज are the initiative of this organization to inspire action to tackle global sanitation crisis. और third है, the main focus of this function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. ठीक है। तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, गेस कर सकते हो। ठीक है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को वो या डेवलपिंग कंट्री को पैसा दे पाए कि ठीक है इनिशिएटिव, और हमने ऐसा सुना भी नहीं है। सबकी अपनी इनिशिएटिव है। स्वच्छ भारत में किसी ने डोनेट नहीं किया है। ऐसे सिंपल मान लो। ठीक है। बाकी चीजें सही है, वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड ये उन्हीं का ही है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही है। नहीं, अरे गलत कर रहे हैं। हाँ, 2 ओनली, हाँ सही है, हाँ 2 ओनली। स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट सही होगा ना? पहला तो गलत है यार। ये चेक करना पहला वाला, इसमें पहला वाला चेक करना। आई एम नॉट श्योर। इसमें कह रहा है कि है। ठीक है। इसमें पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि है ये, इसकी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो अगर ये मान लो कि ये भी सही है तो ये तो सही है। ठीक है। ये इसमें ही कंफ्यूजन है, ये कह रहा है। बाकी ये तो गलत है, ऐसा कोई इनिशिएटिव इनका नहीं है।
नहीं सर, statement 1 is incorrect because the World Toilet Organization is not an agency of UN. It is an independent non-profit organization. Statement 2 is correct. Yes sir, the World Toilet Summit, the World Toilet Day and World Toilet College are initiatives of the World Toilet Organization. सर statement 2 सही ठीक है, है, 1 गलत है। ये सही है, ये गलत है, और ये तीसरा ये भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी नहीं है ना। पैसा थोड़ी हाँ देगा। सही है, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम स्टेटमेंट सोच रहे हैं। ठीक है, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात हो रही है, केवल ये स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा हम वो वाला समझ रहे थे, केवल यही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, हम दो स्टेटमेंट मतलब दो स्टेटमेंट सोच रहे थे कि दो कैसे, एक और दो या दो या तीन ऐसे करके। Consider the following statement: lions do not have particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. हाँ सही है। Unlike male lion, male leopard do not proclaim their territory by scent marking. ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट है करेक्ट। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, हर जितने भी बड़ी बिल्लियां हैं वो अपना टेरिटरी डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई भी मतलब भी कैट्स में सारे, टाइगर भी करते हैं, लेपर्ड्स भी करते हैं, सब करते हैं। ठीक है? और लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये सही है। अनलाइक मोस्ट बिग कैट, चीता भी रोर नहीं करते, वो चिर्प, उसको कुछ और कहते हैं, वो उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है, वो रोर नहीं करते हैं, कभी ध्यान देना। चीता जो है रोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला दोनों सही है, इसमें तीसरा गलत है। Which of the following, which one of the following is correct description of 100 million farmers? ठीक है, it is a platform for accelerating the transition toward food and water system that are net zero carbon, nature positive, and that aims to increase farmer resilience. It is, मतलब सही नहीं है बता रहे बस। ठीक है, it is an international alliance and a network of individual and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of the organic animal husbandry. It is a digital platform fully integrated with service providers and built on blockchain that lets buyers, seller, and third parties trade fertilizer quickly and securely. It is a platform with a mission of encouraging the farmers to farm produce organization and agribusiness consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their products. ठीक है, 100 मिलियन फार्मर, इसमें देखो नेट जीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव, एम्स टू इंक्रीज फार्म पहला। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है नहीं पता, पर ये है, यही इंटरनेशनल अलायंस नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्लॉकचेन वॉकचेन तो भूल ही जाओ। ठीक है, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर photovoltaic units. How many of the above are considered distributed energy resources? पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, ये क्या होएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक होता है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और यहीं से हर जगह जा रहा है। अच्छा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं और वो प्रोड्यूस करके एक ग्रिड में आप उसको भेज दे रहे हो। ठीक है, सब वही है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें से जो भी चीजें हैं ये सारी डिस्ट्रीब्यूटेड ही हैं। ठीक है, कहीं आप सेंट्रलाइज नहीं देखोगे, है ना। फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक, बायोमास जनरेटर्स, बैटरी स्टोरेज, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज ही हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं हो सकते। सेंट्रलाइज में आपको बहुत ज़्यादा वो चाहिए होगा। सेंट्रलाइज कैसे, जैसे डैम वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज आप मान सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या आपके कोल वो थर्मल न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट प्लांट होते हैं, होता है। हाँ वो सेंट्रलाइज हो गए। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटी छोटी यूनिट्स बना के आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो इसमें सारे ही हैं। Which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and it is the only insect that can pollinate this tree? ठीक है, फिग, महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन। फिग पता है,
सिल फिग कॉटन, नहीं फिग होगा। पिग एंड वास्प। अरे फिग गांव में वो कहते हो, क्या कहते हैं यार, गूलर। गूलर देखा है? गूलर नहीं देखा। गूलर के पेड़ में गूलर का जो फल होता है उसको कभी खोलना तो उसमें देखना छोटे छोटे कीड़े उसमें ऑलरेडी होंगे जबकि एकदम बंद होगा वो। ठीक है, वही उसको पॉलिनेट भी करते हैं, उसी में वो पैदा होते हैं। फिग। पिग तो अंजीर होता है, तो गाँव में नहीं होता वही, सर। श- शायद वही होता है यार, गूलर में भी होता है, मुझे याद है, फिग उसी को कहते हैं। पता नहीं, फिग में होता है इतना मुझे याद है। गूलर का जो फ्रूट होता है उसको कभी फाड़ना देखना, उसमें भी वैसे ही होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत सारे। अब वो पता नहीं यही है या दूसरा, नहीं पता, देखना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। मेरे ख्याल से सारे ही हैं, तीनों में। हाँ, बटरफ्लाइज में भी हैं, फिश में भी होते हैं, फ्रॉग्स में भी होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्नेक में कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, हमें ज़्यादातर पॉइजनस मिलते हैं क्योंकि वही काटते हैं तो लोग मरते हैं। ठीक है, बटरफ्लाइज वगैरह में भी हैं, मतलब होगा वो 1% होगा 2% होगा, लेकिन हैं, सारे में, फिशेस में भी हैं, फ्रॉग्स में भी हैं। फिश तो कंसीडर द होती ही है। फॉलोइंग, हाँ, फिश तो होती है, फ्रॉग्स भी होते हैं। बटरफ्लाई वाला बटरफ होता है बस। बटरफ्लाइज भी, हाँ, ये थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि वो परसेप्शन ना कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई बढ़िया होता है, लेकिन जो वाइल्ड बटरफ्लाइज होते हैं उसमें कई सारी वैरायटीज हैं, उसमें पॉइजनस वाली भी होती हैं। ठीक है, तो लगा दौड़ के पकड़ रहे हो, काट ली, हो गया, काम खत्म। कंसीडर द फॉलोइंग: कैशू, पपाया, रेड सैंडर। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? रेड सैंडल, सैंडर रेड वही है सैंडर्स, ना। वो क्या कहते हैं, चंदन। ठीक है, इसमें यही है, सिर्फ चंदन की लकड़ी ही इंडिया की है, बाकी सारे बाहर के हैं। कैशू जो है ब्राजील का है। हाँ, और पपाया जो है वो सेंट्रल, मतलब मैक्सिको टू साउथ अमेरिका कह सकते हो। पपाया मैक्सिको से लेके साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये ब्राजील का है, बड़ा अच्छा ब्राजील लिख दिया। ठीक है। सिर्फ रेड सेंटर मोस्टली अपने सेंट्रल सेंटर में नहीं, साउथ इंडिया में मिलता है। हाँ, पुष्पा जिसकी स्मगलिंग करता था। विद द रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators, consider the following statement. ये RTG कहा इनको। RTG are miniature fission reactors. RTGs are used for powering the onboard system of spacecraft. RTGs can use plutonium-238, which is a byproduct of weapon development. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स। थ्री, तो प्लूटोनियम डी होगा। 238। हम्म पता नहीं सर, ये तो नहीं करता मैं क्वेश्चन, मगर मैं यहाँ बोल, थ्री लग रहा है कि सही हो सर। प्लूटोनियम उसी से रिलेटेड है, रेडियो, ये सब चीजों से। कौन सा कह रहे हो, 2? सर अगर गैस नहीं नहीं करना होता सर। तो डी होता है इसमें। अच्छा, पर डी नहीं है इसमें, पहला गलत है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता। अच्छा। अगर भाई न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ भी होगा, क्यों होगा फिजन सर। रिएक्टर है, सुनो, अगर जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसको फिर कंटेन करने के लिए भी तुम्हें चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत बंद हो जाएगा, कि न्यूक्लियर रिएक्शन किया, माचिस के साथ जलाया, खत्म, वैसा तो होता नहीं है। तो इसलिए इसमें रिएक्शन, वैसा न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता, बाकी चीज़ें सही हैं। उसमें प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये स्पेसक्राफ्ट को भी पावर, मतलब बड़े एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको पावर करने के भी काम आ सकता है आरटीजी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1: जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। स्टेटमेंट 2 है: कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन।
बताओ भाई। जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. सर जेंट जितना बड़ा होगा कैसे ज्यादा स्टेबल रहेगा? वही चीज़ है। जो बड़ा होगा वो जल्दी खत्म होगा, मतलब जो यूनिवर्स का रूल है। ठीक है, तो उनको वो जल्दी, क्योंकि वो बड़ा स्टार ही खत्म होकर डॉर्फ स्टार बनता है ना। हाँ नहीं, हाँ सर। अरे सॉरी, नॉट डॉर्फ स्टार, वो बनता है, क्या कहते हैं उसे, वाइट स्टार, वाइट डार्क होते हैं वो तो। ठीक है, ठीक है। तो जो ज़्यादा बड़ा होता है, कोई भी स्टार होता है, उसमें एक अंदर फ्यूजन होता है, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और उनकी ग्रेविटेशन फोर्स, दो चीज़ें उनको बैलेंस करनी होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक मतलब इम्बैलेंस हुआ या ज़्यादा हुआ, तो या तो वो इम्प्लोजन होगा या एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन मतलब सब बाहर की तरफ फेंक उठेगा, इम्प्लोजन मतलब सब अंदर की तरफ खींच जाएगा। ठीक है, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है, और धीरे 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 फ्यूल कम होता है, तो वो धीरे 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 छोटे होते जाते हैं, छोटे होता है, एक एक टाइम आता है जब इम्बैलेंस हो जाता है और वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने वो चंद्रशेखर लिमिट पढ़ी थी ना, 1 पॉइंट, अगर वो सन के मास से 1.4 गुना ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है ना। अ, तो वो चीज़ इसमें लग जाती है। तो जो डॉर्फ स्टार मतलब वो छोटे स्टार हैं, वो स्टेबल रहेंगे, उनको ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, तो उनकी लाइफ जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वो ज़्यादा दिन तक जिएंगे इन कंपेरिजन टू जायंट स्टार्स। ठीक है, ये बात तो, इसमें चलो ये स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। कंपेयर टू डार्क स्टार, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अभी बताया था क्यों, क्योंकि उनको अपने ग्रेविटेशन फोर्स को और उसको एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हुई दोनों में से, तो वो या तो इम्प्लोजन होगा या एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा ही होगा इन कंपेरिजन टू डार्क स्टार्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, which one of the following is synthesized in human body that dilate blood vessel and increase blood flow? Nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide. इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है नहीं, मेरे ख्याल से नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड होता है ना, एसिड तो अपने यहाँ डायलेट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड देखना पड़ेगा। अमीनो एसिड से बनता है, क्या है ये पता नहीं, मतलब नाइट्रिक, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन में। बायो, किसकी बायो अच्छी है बताओ भाई, हमारी बायो अच्छी नहीं है। नेहा, अंजलि, आप लोग बता दो भाई, चलो कोई नहीं। मेरी मदद से। हाँ, ए, एक्सप्लेनेशन, आई एम आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन नॉट फॉर आंसर। अरे क्यों मैथ से मतलब, मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, लड़कियों की बायो अच्छी होती है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भागती हैं सर हम इन फिजिक्स जनरल। ऑनर्स से हैं, इसलिए बायो मेरी भी वीक है। मैं अभी भी फिजिक्स ऑनर्स से थी, मेरी भी बायो नहीं है। गलत लोग बैठे हैं आज यहाँ। Consider the following activities: identification of narcotics on passenger at airport or in airport and in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. How many of the above activities can the radars be used? इनमें से कितने में यूज किया जा सकता है रडार का सर इस्तेमाल? ऑल इसमें इसमें नहीं। नारकोटिक्स, आइडेंटिफिकेशन नारकोटिक्स ऑन बताइए। पैसेंजर, आइडेंटिफिकेशन पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट तो बता देगा कि हाँ कुछ चीज है, लेकिन वो कैसे बताएगा कि ये नारकोटिक्स है या कुछ और है। मतलब आप पाउडर ले जा रहे हो, तो वो पाउडर तो बता देगा कि हाँ ये कुछ है, लेकिन ये कैसे बताएगा कि वो नारकोटिक्स ही है, मतलब ड्रग्स है या कुछ और। वो थोड़ा सा पहले में मुझे इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, बाकी दोनों तो सही हैं। ठीक है, माइग्रेशन तो ऑब्वियस बात है, उनको पता चल जाता है उनकी रेडिएशन से। ठीक है, जो भी एनिमल या कोई ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट है, उनकी बॉडी रेडिएट करती है हीट। ठीक है, तो उससे जो थर्मल, जो क्या कहते हैं, अब जो रडार्स होते हैं वो थर्मल रडार भी होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो पता लगा लेते हैं इससे। और प्रेसिपिटेशन भी हमने बारिश वाला देखा था, तो उसमें यूज होता है रडार, बादलों की मूवमेंट चेक करने के लिए। वो मूवमेंट से पता लगता है कि हाँ भाई बारिश होने वाली है या नहीं। तो ये दोनों तो हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि वो ऑब्जेक्ट तो बता देगा कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पर ये कैसे बताएगा कि वो ड्रग है या क्या कुछ और है। ठीक है, नार्कोटिक्स तो ड्रग से रिलेटेड होता है।
ठीक है 34, तो इसमें से ओनली 2. Consider the following aircraft: Rafale, MiG-29, Tejas Mark 1. How many of the above are considered fifth generation aircraft? इसमें से कोई भी नहीं है नन जहाँ से तक मुझे नन पता है. नन है ना. ये रफेल भी जो है ये 4.5 या फिर है. 4 जनरेशन है। हाँ हाँ 4.5 है मतलब बेसिकली. बाकी तो पुराने हैं तेजस वेजस. अपने यहाँ अभी सिर्फ चाइना, शायद चाइना, यूएस और रशिया, इन्हीं तीन के पास है फिफ्थ जनरेशन. ठीक है, इन्हीं तीन के पास है, इंडिया में नहीं है अभी. इंडिया का डेवलपिंग मोड में है, वो कई सालों से डेवलपिंग मोड में है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजन यूज्ड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट? मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट. किनमें इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजेल्स का? पहला तो सर है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी पेशेंट. और मोबाइल एयर इंडस्ट्रियल कंडीशनिंग लुब्रिकेंट में सिस्टम. भी यूज होता है। हाँ, मोबाइल एयर कंडीशनिंग तीनों ही सिस्टम. होंगे सर, तीनों ही तीनों ही होंगे. होंगे फिर। ठीक है, ठीक है, तीनों ही. Which of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles? Fuel cell electric vehicles, ठीक है, powered by hydrogen. इसमें से कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर. वाटर सर वेपर कुछ ही नहीं होता है. होगा सर. वाटर वेपर वाटर वेपर होता है भाई. सर, वाटर वाटर वेपर वेपर होता होगा है। सर. वो उसमें वो पहले ही बता देना कि हाइड्रोजन से पावर्ड है, तो हाइड्रोजन से पावर्ड होता है तो तीन उसको सोर्सेस हैं ऑक्सीजन इसमें. मिल ही जाएगा. ठीक है, वाटर वेपर बनेगा. Recently, the term pumped storage hydropower is actually inappropriately discussed in context of which one of the following? Irrigation of terraced crop field, lift irrigation of cereal crops, long duration energy storage, rainwater harvesting system. सर लिफ्ट इरिगेशन, नहीं, पंप स्टोरेज, पंप स्टोरेज, पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर, लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहा है ये. ठीक है, ठीक। हाइड्रो पावर से गेस हो सकता है एक चीज कि एनर्जी से रिलेटेड होगा. ये जो बाकी चीजें हैं आपको इरिगेशन से समझ में आ रहा है या अच्छा हाँ, रेन मैंने वाटर यही क्वेश्चन हार्वेस्टिंग वहां के? भी गलत किया था। हाइड्रो पावर की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज वो कुछ और बोल देता है इरिगेशन. Membrane bioreactors are often discussed in context of assisted reproductive technologies, drug delivery nanotechnologies, vaccine production technologies और wastewater treatment technologies. Membrane bioreactors यही वाला किस होगा context में? सर, डी होगा, डी वेस्ट डी, वाटर है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. हाँ ठीक है. हाँ क्यों होगा? बायोरिएक्टर। हाँ क्यों होगा? जो आपका आरओ होता है ना, आरओ, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है? इसमें भी तो मेम्ब्रेन ही होती है एक तरह से, जो गंदे वाटर से मतलब फिल्टर आउट करके साफ वाटर आपको देती हैं ना, है ना? वैसे ही तो विद रेफरेंस टू आरओ, मतलब ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस पता है ना? हाँ ठीक है. फिर with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligation are instruments of bond market, forex market, money market, stock market. Collateral borrowing and lending obligation. मनी मार्केट मनी से। मार्केट, लेंडिंग की बात कर रहे हैं. लेंडिंग ऑब्लिगेशन भाई, बॉन्ड थोड़ी लेंड करते हो आप, मनी लेंड करते हो. कहीं बॉन्ड लेंडिंग सुना है? नहीं सुना है ना, पैसे तो लेंड करते हैं. The total fertility rate in an economy is defined as the number of children born per 1,000 people in population in a year. The number of children born to a couple in their lifetime in a given population. The birth rate minus death rate. The average number of live birth at a woman would have by the end of her childbearing age. इनमें से कौन सा बता रहा है ये टोटल फर्टिलिटी रेट? ठीक है, देखो कपल की बात नहीं होती है, ठीक है, वुमेन की बात होती है इसमें. नहीं, डी है, वुमेन की बात होती है. जब आप फर्टिलिटी रेट की बात करते हो तो एक वुमेन कितना प्रोड्यूस कर सकती है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज वाला जो चीज है यहाँ पे, हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए इसमें भी ज्यादातर लोगों ने इसको मारा होगा, लेकिन इसमें कपल की बात कर रहा है, वुमेन की नहीं बात कर रहा है. ठीक है, वुमेन की बात सिर्फ इसमें कर रहा है.
ये भी सही था अपने आप में, ठीक है। लेकिन ये कपल की बात कर रहा है, इसमें वुमेन की बात होती है। जो फर्टिलिटी रेट आता है कि एक वुमेन कितना प्रोड्यूस करेगी या कर रही है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है, या चाइल्ड बियरिंग एज जो भी मान लो। सर ए जो है ना वो भी कुछ है सर, ए हाँ, चाइल्ड ये नहीं बर्थ वो वो रेट है है 1000, चाइल्ड हाँ बर्थ रेट है, वो वो चाइल्ड चाइल्ड बर्थ बर्थ रेट रेट है। है। हाँ हाँ हाँ, फर्टिलिटी में वुमेन भी आ जाती है, मगर यही से हम्म, कंफ्यूज कर रहा था मेरे ख्याल से कि तो चाइल्ड। उन्होंने शब्दों ऑप्शन से बहुत खेला था पास ना पास इसमें, थे ना। वही शब्दों से खेला था इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the RBI. In India, foreign institutional investors या FII can hold the government securities या GSECs, और in India, stock exchanges can offer separate trading platform for debts. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछ रहा है। सर सर सेकंड तो एनबीएफसी ठीक है। हम्म, और कॉमर्स वाले बताएं भाई। पहला पहला नहीं सही होगा क्या सर? अगर पहला सही नहीं होगा तो बी और डी हो सकते हैं। पहला तो एलएफआर सर वही सर लैंडिंग वेंडिंग से रिलेटेड होता है ना, कि पैसा लेना देना। नहीं, ये एलएएफ तो करता है ना आरबीआई। आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई पर तो करता वो है, किसके लिए, बैंकिंग के लिए, अच्छा नॉन एनबीएफसी बैंकिंग एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी हाँ फाइनेंशियल के लिए एनबीएफसी नहीं के लिए है, नहीं है, हाँ ठीक है, एनबीएफसी के लिए नहीं है, उनके तो लिए पहला तो नहीं है। वैसे ही गलत हो गया। तो पहला फिर गलत तो हो सर गया। और डी अब बचा। हाँ 2 और 3 ओनली दूसरा होगा और, इसका, क्योंकि सेकंड ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है। फिर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स, कौन सा है इसमें। तीनों ही कर सकते हैं, ठीक है। फोर्टी फोर, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डी होगा इसका 1 और 3। 1 and 3 सही है। अच्छा, 1 3 मोटर व्हीकल्स नहीं है, करेंसी ठीक स्वैप, है। हाँ मोटर व्हीकल्स नहीं आता। गाड़ी दे दिया, पता लगा। with reference to the sector with reference to the sectors of Indian economic, consider the following pair। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको सेक्टर में कैटेगराइज किया गया। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी, और वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी। तो इसमें से कौन सा सही मैच किया गया है। तीसरा गलत है सर, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में नहीं हाँ वो आएगा। टर्सरी में नहीं आता है, थर्ड वाला कर लेते हैं। वीविंग और क्लोथ सेकेंडरी में आएगा। सेकंड डेयरी फार्मिंग, स्टोरेज देखो ऑफ ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इन लोगों ने इसको गलत माना है, ठीक है। डेयरी फार्म प्राइमरी है, ये तो सबको पता है। तो सही स्टोरेज है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फोर भी भी प्राइमरी सही ही है। माना है, प्राइमरी में ही आता है शायद वो। और मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी प्राइमरी पर है। इसको मिनरल, प्राइमरी है ये, इन लोगों हाँ। ने प्राइमरी माना है, तो ये टर्शरी में नहीं है, ठीक है। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी है, दिस मैन्युफैक्चरिंग में आती है ना। हाँ ये 2 और 4 स्टोरेज सही ऑफ है, ओनली 2 होगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैसे सेकेंडरी? नहीं सेकेंडरी एक्चुअली तो पता है होगा। उसको प्राइमरी नहीं, इसको प्राइमरी माना गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, फिर जब वो प्रोक्योरमेंट करना शुरू करते हैं ना एक्चुअली उसका, सुनो, तो हम उस बताते तब हैं, उसको माना था प्राइम। हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर हाँ, पे ध्यान दे रहे हैं, वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें उनका प्रोड्यूस हार्वेस्ट सब इंक्लूड कर लेते हैं, उसको स्टोरेज भी। हाँ सर वो सब प्राइमरी सर में आता है, हम्म, जब वो एफसीआई के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते हैं ना उसको शायद सेकेंडरी हम्म। एक्टिविटी मानते हैं, जहां तक मुझे कुछ ऐसा पता है। मतलब इसमें ये नहीं डिफाइंड है कि कौन कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि फार्मर ही वो क्या कहते हैं अपना रख रहा सर है फार्मर मतलब। अगर हम्म, फार्मर अगर प्राइमरी एक्टिविटी तो ये होगी कि सर वो फसल लगा रहा है, काट के रख लिया है वो। सर सर हाँ, तो वही अब चीज सर है ना, सुनिए, स्टोरेज वो ऑफ। रख सर लिया तो ये वाला सेकेंड क्वेश्चन जो था ना, ये स्टोरेज वाला तो क्वेश्चन बहुत सेकेंडरी में आ जाएगा, डिबेटेड। और उसको अगर वो बेचेगा तो सर्विस सेक्टर में आ बेच, जाएगा, मतलब हाँ वो वो बेच तो तो नहीं असली रहा ना, माना इसमें जाएगा। अरे सिर्फ सर रखने सुनिए की ना, बात है। ये वाला क्वेश्चन बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था, जो ये माइनिंग एक्सप्लोरेशन है ना, इसमें भी कुछ डाउट हम्म, था, क्योंकि इसमें भी इसमें ना तो 2 डाउट चीजें है। होती हैं। नहीं एक माइनिंग, माइनिंग, हाँ 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 एक माइनिंग करना हाँ, प्राइमरी में आता है, फिर उसको वो उसको रिफाइन वगैरह करके, रिसर्च तो ये वाला एंड, बहुत, हाँ ये बहुत डाउटेबल हाँ। क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी शायद कंफ्यूजन है मिनरल एक्सप्लोरेशन वाला भी। लेकिन अगर माइनिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, सर कोई भी सर चीज को होने के लिए तीनों से फेज तो जाएगा ही सर, प्राइमरी होगा, हम्म, सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा ही होगा। तो अगर हम सेकेंडरी एक्सप्लोरेशन इसको मान वैसे लेते देखा जाए तो
सेकेंडरी नहीं, एक्सप्लोरेशन देखोगे तो टर्शरी उसी में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग तो वो हो नहीं दोनों रही है, एस्पेक्ट है सर उसका। ठीक है। हाँ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो मैन्युफैक्चरिंग रही तो हो सर, नहीं रही है, मगर और ये प्राइमरी एक्टिविटीज में है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद के ही किसी में होगा एक्सप्लोरेशन या वो सब। पता नहीं भाई, कोई डिवाइस होगी तभी तो वो एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। हाँ मतलब एक्सप्लोर कैसे करेगा, और एक्सप्लोर डिवाइस पे करेगा, रिसर्च कर ऐसे रहे हैं थोड़ी मान कि लीजिए, नहीं तो यहाँ वो पे तो माइन है। वो स्पेशलाइज फील्ड हो जाती है ना, तो स्पेशलाइज वाले तो आगे आ जाते हैं काफी, तो वो प्राइमरी और सर सेकेंडरी फिर में भी तो नहीं होना स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मुझे लग रहा है कि सर है सही, अब पता नहीं जो भी है। सेकेंडरी में अब नहीं आंसर होगा, की आएगी सेकेंडरी में ना तो। तब नहीं पता नहीं, लगेगा। हाँ, अरे नहीं, वो सेकेंडरी नहीं होगा ना, स्टोरेज ऑफ ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंडरी में तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें होती है ना, तो इसमें हाँ हाँ, नहीं, वो तो पहला तो नहीं ठीक हो है। रही है। पहला सर, पहला अगर ठीक है। जो तुम डिबेट एल- थी ना वो मिनरल हम्म, एक्सप्लोरेशन पे थी। पहला अगर वाला ठीक इसको तुम कहाँ है, इसको सेकेंडरी में नहीं इसको आएगा ना वो। जो अरे मतलब पहला वाले एग्रीकल्चर, में प्राइमरी सुनो आएगा सुनो तो सुनो, पहला वाला ठीक नहीं एग्री है। नहीं, टर्शियरी में आएगा वो, क्योंकि प्रोड्यूस स्टोरेज करना है ना, लगाना थोड़ी ना, इसको स्टोर करना है, तो वो तो सुनो भाई, सुन मार्केटिंग लो में एक आ मिनट, जाए। सुन लो। हाँ वो ये नहीं कह रहा है कि बेच के खरीद के रखना है, वो सिर्फ इसने इतना बोला है कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब आपने अगर कोई चीज फसल लगाई है, काट के रख लिया, अगर स्टोरेज कर रहे हो उसका खुद से कर रहे हो, इसमें ये नहीं डिफाइन किया कि कौन कर रहा है, ठीक है। अगर खुद करोगे तो प्राइमरी में ही आएगा ना। हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एलाइड मतलब क्या, उससे रिलेटेड चीजें। वो मार्केट की बात ही नहीं की उसने कि किसी को बेच दिया, स्टोरेज में ले गया, ऐसे तो बात ही नहीं कर रहा ना। हम्म। तुम खुद, अगर मान लो तुम खुद किसान हो और तुम्हारे खुद पास कंज्यूम कर रहे हो। तुमने, हाँ, खुद के लिए भी तो स्टोरेज कर सकते हो। अब वो तुम उसको हाँ। बेचोगे तो वो दूसरी एक्टिविटीज हो जाएगी फिर, ठीक है। बेचने की बात नहीं कर रहा है, या कोई खरीद के स्टोरेज रख कर रहा है तो भी दूसरी चीज है, ठीक है। ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बस इतना ही बोला है, तो प्राइमरी और एलाइड एक्टिविटीज में आ सकता है, आता है, ठीक है। हाँ, अब उसका इस्तेमाल करके कुछ और मैन्युफैक्चर करो तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाएगी, ब्रेड बना रहे हो उसका, ठीक है ना, फैक्ट्री लगाओगे उसके लिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, और वुड मिल वेस्ट। विच ऑफ द above कैन बी यूज्ड एट फीड स्टॉक टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? इनमें से किसका इस्तेमाल करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया सकता है? 1 2 तो हो गई। 1 2 सारे ही 3 होंगे। 4 सारे ही होंगे। सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज। स्लज वो गंदगी जो होती है, इसमें ही ठीक है। कंफ्यूजन था स्लज में, लेकिन बाद में हम्म, बतला ये होता है, ये भी होता है। हम्म, ऑप्शन ही नहीं बैठेगा, आपको करना ही पड़ेगा, सी मारना ही पड़ेगा। सारे हम्म। थे उसमें। With reference to physical capital of in Indian economy, consider the following pairs items और category है: farmers plow, working capital; computer, fixed capital; yarn used by weaver, fixed capital; petrol, working capital। जैसे पहला तो गलत है, फार्मर प्लो जो है वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। ये हाँ, फिक्स होता है ना। हाँ, वो फिक्स कैपिटल होगा। और उसके अलावा हम्म, कंप्यूटर तो ठीक है। यार्न यूज्ड बाय वीवर, ये वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि यार्न बीच में एग्जॉस्ट हो जाता है ना, फिर उसे कपड़ा बन जाता है, तो थर्ड भी गलत होगा। भी पेट्रोल गलत है, वर्किंग कैपिटल, ये सही है। ठीक है, तो ओनली ओनली टू। टू होंगे। तो कंप्यूटर भी तो खराब हो जाएगा फिर सर। अरे नहीं सर, फिक्स कैपिटल वो जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर जाते हैं, और जो वो होते हैं वो वर्किंग कैपिटल वो होता है जो इंटरमीडिएट मतलब बीच में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है। तो एक बार कंप्यूटर ले लिए तो क्या वो चलेगा जिंदगी भर? अरे फिर यहाँ मतलब वो खत्म हो जाता है, जैसे तुम एक गोला मतलब खरीद के जैसे लाए, उसका बना कंप्यूटर दिए, है, खत्म, फिर नया अच्छा ले आए, हाँ। फिर जैसे खत्म, एक वैसा। रॉ मटेरियल टाइप हम्म होता है ना, तो कंप्यूटर जो है आपका रॉ मटेरियल उसको नहीं है, वो एक बराबर आपकी यूज में। एसेट हो वो गई। वियर एंड हाँ, वो टियर तो लाइबिलिटी अलग, नहीं है आपकी। वियर एंड टियर तो अलग चीज है, जो तुम कह रहे हो कि हाँ कंप्यूटर खराब हो हाँ गया तो वो वियर एंड टियर में आ जाएगा ना। हाँ, वो डेप्रिसिएशन उसमें आ हाँ। जाएगा, हाँ, डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। वियर एंड टियर अलग चीज है। Which one of the following word phrase is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property right over virtual items? याद ही होगा इसका तो, मेटावर्स की बात कर रहे हैं। मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स। 3D virtual world that can be accessed simultaneously by million of users who can exert property right over virtual item, metaverse, ठीक है। मेटावर्स था।
With reference to rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian national. तो पहला तो गलत है क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है हर बैंक की पहला होती तो है, गलत हो गया। और और खासकर अगर सेकंड वो इंडिया में है तो। 50% और सेकंड भी गलत है क्योंकि एटलीस्ट Second भी ऐसा गलत कुछ नहीं है, शायद एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है सेकंड भी गलत है क्योंकि 50% मेंबर ऐसा कुछ तो नहीं था उसमें। होनी चाहिए 51 इंडियन होगा नेशनल शायद बोर्ड 25। मेंबर में। नहीं 51 नहीं है, वो तो स्टेक हो जाएगा फिर। ऐसा है कि इंडियन नेशनल सर होने 50 चाहिए बट 50% जो है ना वो गलत है, 50% नहीं होने ये चाहिए। हाँ ये ये वाला तो ऐसा चेक है कर लेना, क्राइटेरिया नहीं बोर्ड होगा। मेंबर में। ये वाला चेक कर लेना। ये लोग कह रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही दूसरा है, ही सही ये लोग ठीक है, कह फिर रहे एक हैं। बार कंफर्म कर हाँ, लेंगे। मतलब बाजीराम की में ये कह रहे हैं कि ये सही है। अब इसका नहीं पता होली वैसे मुझे भी। बैंक सब्सिडी कैटलिस्ट बैंक की कीम है नहीं है, गलत है बाजीराव। अरे नहीं सर, कुछ क्वेश्चन हो डिबेटेबल थे सकता है ना भाई, इकोनॉमिक्स के, नहीं एक बार चेक कर क्योंकि लोगे। आरबीआई का रूल हाँ है, सब नहीं पढ़े होते हैं तो पता नहीं। चलो सही है। With reference to corporate social responsibility rules in India, consider the following statement. CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. CSR rules do not specify minimum spending CSR activities. नहीं सर 2% तो होता ही है, तो ये तो 2 गलत हो जाएगा। ये वाला गलत है ना। तो हाँ इसमें 2% CSR रूल्स होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर वो फर्स्ट अपने सही ही है। लोगों पे खर्चा कर रहे हैं तो वो CSR के उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट 1 है इसमें, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल फर्स्ट सही है। रिस्पांसिबिलिटी मतलब आप सोशल वेलफेयर के लिए आप यूज मतलब हाँ, खर्चा करो, अपने एम्प्लॉय को थोड़ी खर्चा अपनी मतलब करना कंपनी, चाहिए। हाँ, अपनी हेल्थ, कंपनी से बाहर करना पड़ेगा आपको। हाँ हेल्थ, वो जो एजुकेशन, सोशल जो सेस एक्टिविटीज वगैरह हेल्थ, होते हैं ना, वो एक तरह से इसमें सीएसआर में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट, हेरिटेज, कल्चर, रूरल डेवलपमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एयर रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इन सब में किसी में भी अगर वो दे रहे हैं पैसा तो वो CSR में आता है। और ये इसमें कह रहा है कि अगर अपने ही एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहे हैं तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। भले ही आपका एम्प्लॉय गरीब हो, उसको अलग से दे दो तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा CSR में, ठीक मेरा दोस्त है, उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में सीएसआर से रिलेटेड। है। सही है। तो इसको यहीं रुकते हैं, 50 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद।